हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री सेट सीसी का रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 से लास्ट तक सभी क्वेश्चन देखेंगे। हमने पहले भी बताया कि हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को लेते हैं जो 2024 के सिलेबस में है। हम उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, प्राथमिक तथा द्वितीय के मीन तृतीय के मीन की पहचान करना, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हमने जो पहचानने का रीज़न लिया है वो लिया है हिंसबर्ग क्रमक, क्योंकि जो हिंसबर्ग क्रमक होता है ना, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है, हिंसबर्ग क्रमक जो होता है, वो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन से अलग प्रकार से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है। जैसे जो प्राथमिक एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन होता है, वो बेंजिल सल्फोनामाइड्स यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से, हिंसबर्ग रीजेंट से अभिक्रिया करके जो है केवच में घुलनशील यानी विलेय पदार्थ देता है। जबकि द्वितीयक एमीन जो होता है वो बेंजिल सल्फोनामाइड से अभिक्रिया करके केवच में अविलीय पदार्थ देता है। जबकि तृतीयक एमीन जो होता है वो अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो आप देख लीजिए इसकी अभिक्रिया। जो प्राथमिक एमीन होगा, प्राथमिक एमीन का मतलब है नाइट्रोजन से केवल सीधे एक कार्बन लगा हो तो प्राथमिक एमीन होगा। और प्राथमिक एमीन बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड से जब अभिक्रिया करता है तो केवच में घुलनशील पदार्थ देता है, रसायन बनाता है ना। क्या होगा, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, देखिएगा आपको अभिक्रिया में क्या है, यहाँ का एक H और इसका Cl निकल के HCl बनाएगा, बाकी आपको ऐड करके लिख देना है। देखिए ये यहाँ से मैंने Cl हटाया और Cl के स्थान पर NHR, ये जो है केवच में घुलनशील है, केवच में विलेय है। बात समझ में, केवच में घुलनशील पदार्थ देता है। ये आपका 1 डिग्री एमीन है, तो ये 1 डिग्री एमीन हो गया। लेकिन जब आप 2 डिग्री एमीन से अभिक्रिया कराओगे, 2 डिग्री एमीन यानी नाइट्रोजन से सीधे आपके 2 एल्किल या 2 कार्बन लगे हों, तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। ये जब हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो केवच में अविलेय पदार्थ देता है। ये क्या देगा, केवच में अघुलनशील पदार्थ देगा। देखिएगा इसका जो उत्पाद बनेगा, ये उत्पाद केवच में अघुलनशील होगा। N और 2 R हैं, ये देखिए 2 R और NR2 मैंने लिख दिया। ये KOH में अघुलनशील है, KOH में अघुलनशील। बात समझ में, तो ऐसे आप पहचान लोगे। ये जो है 2 डिग्री एमीन है। 3 डिग्री एमीन क्या करेगा, जो 3 डिग्री एमीन होंगे वो बेंजिल सल्फोनामाइड हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ 3 डिग्री एमीन जो होते हैं कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं, नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं देंगे। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। अगला क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में अंतर। हमने एक वीडियो डिटेल में बनाया है जिसमें डीएनए आरएनए यानी आनुवंशिक पदार्थ के बारे में डिटेल समझाया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपके लिए डीएनए आरएनए के अंतर को समझाने के लिए फिगर लिया, चित्र लिया है। आप देखिए यहाँ पे डीएनए जो होता है, डीएनए ये डबल स्ट्रैंड वाला होता है। इसमें 2 रज्जुक होते हैं, देखिए इसमें 2 रज्जुक पाए जाते हैं। दोनों रज्जुक आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। द्विरज्जुक होता है, पहली बात तो ये द्विकुंडली वाला होता है। और जो आरएनए होता है वो एक कुंडली वाला होता है ना। दूसरा यहाँ पे देखिए शुगर जो होती है, शुगर जो होती है यहाँ पे शुगर, ये 1 डैश कार्बन है, ये 2 डैश आपका, ये 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश। यहाँ पे जो 2 डैश है आपको फोकस करना है 2 डैश पर। आप यहाँ देखिए 2 डैश
ये जो आपका 2 डैश है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है, नहीं है। ये डीएनए में जो डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है वो दूसरे कार्बन पर OH नहीं होता है, जबकि आप यहाँ देखेंगे ये 1 डैश कार्बन 2 डैश कार्बन, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर OH समूह हाइड्रोक्सी समूह है ना। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है। अगला अंतर क्या है, जो डीएनए होता है, डीएनए में थायमीन होता है, जबकि आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। बाकी तीनों साइटिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, यानी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों में दोनों में पाए जाते हैं। ये तीनों जो है दोनों आरएनए डीएनए में पाए जाते हैं, लेकिन थायमीन केवल और केवल डीएनए में, केवल और केवल डीएनए में, और यूरेसिल केवल और केवल आरएनए में, है ना। तो अब यहाँ पे आप अंतर लिख सकते हैं, डीएनए द्विरज्जुक वाला होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो दो रज्जुक वाला होता है। डीएनए इधर लिख देता हूँ, इधर मैं आरएनए लिख देता हूँ। ये द्विरज्जुक वाला होता है, द्विकुंडली वाला होता है। कैसा होता है, द्विरज्जुक होता है। ये द्विकुंडली वाला होता है। और ये कैसा होता है, एक कुंडली वाला। इसमें एक ही स्टैंड होता है, एक कुंडली वाला होता है, एक कुंडली, है ना, वाला। दूसरा, इसमें डीऑक्सीराइबोज होती है। इसमें क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। मतलब 2 डैश पर OH समूह नहीं होता है, OH समूह नहीं होता है, नहीं होता है ना। और इसमें राइबोज शर्करा होती, क्या होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है, राइबोज शर्करा होती है। राइबोज होता है, यानी कि 2 डैश पर OH समूह, OH समूह उपस्थित होता है, उपस्थित होता है ना। जैसा कि हमने बताया, डिटेल वीडियो आप डीएनए आरएनए के बारे में, आनुवंशिक पदार्थ के बारे में आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट से आप दे सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। अगला एक और लिख लेंगे आप। इसमें क्या होगा, इसमें थायमीन पाया जाता है, इसमें थायमीन नहीं पाया जाएगा, और इसमें यूरेसिल होगा। नाइट्रोजनी क्षार कौन सा, यूरेसिल। इसमें यूरेसिल नहीं होगा। तो ये आप अंतर देख सकते हैं। अगला है बेलेन के प्रासरण दाब को समझाइए। बेलेन का प्रासरण दाब क्या होता है, पहले प्रासरण दाब क्या होता है देखिए। हमने एक आंसर और किया था। ये मान लीजिए एक जार है, इसके जार के बीच में हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया, और एक इधर अलग सांता वाला, इधर एक अलग सांता वाला, हमने अलग अलग बेलेन लिया है। ये बेलेन ए है, बेलेन बी है। बेलेन ए की सांता ज़्यादा है, बेलेन बी की सांता कम है। तो यहाँ इसका मतलब जल के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, H2O यदि अधिक होंगे, तो H2O के जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, वो बी से ए की तरफ आएंगे, जिससे क्या होगा, इस अर्धपारगम झिल्ली पर एक दाब लगेगा। वास्तविक में यही प्रासरण दाब है। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बर्कले हार्टले प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं कि जिस तरफ प्रासरण हो रहा है उधर ही एक पिस्टन लगाते हैं और दाब उत्पन्न करते हैं, दाब लगाते हैं। जब इतना दाब लगाएं कि जो प्रासरण हो रहा था, यानी कि जल के अणु जो आ रहे थे स्वतः, ये आना बंद कर दें। यानी इतना न्यूनतम, कम से कम इतना दाब लगाएं कि ये प्रासरण जो हो रहा था वो होना बंद हो जाए। तो उसी दाब को हम कह देंगे प्रासरण दाब। इसको पाई से लिखते हैं। देखिए, प्रासरण दाब को रोकने के लिए आवश्यक वाह्य दाब जो होगा, प्रासरण दाब को रोकने के लिए आवश्यक वाह्य दाब की मात्रा जो होती है वो प्रासरण दाब कहलाती है। बेलेन में एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणु परासित होते हैं, या परासित होने के लिए, उनसे रोकने के लिए लगाया गया बल जो होता है वही प्रासरण दाब कहलाता है। इसे हम पाई से नोट करते हैं। आप में पूछा गया था कि इसका मोलर द्रव्यमान के साथ संबंध है, तो पाई का फार्मूला क्या होता है, यानी कि प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है।
देखिए परावर्तन दाब क्या होता है। पाई इक्वल हम लिखते हैं सी कंसंट्रेशन, आर गैस नियतांक इंटू टी टेम्परेचर। सी क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन सांता क्या होता है, जो है विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, हम विलेय के मोल को N2 से लिखते हैं। तो अगर हम इसे और ओपन करेंगे तो N बराबर क्या होता है, यानी कि विलेय का मोल अगर आपको निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। अगर विलयन का आयतन जो है ml में है तो आप 1000 से भाग करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, यानी सी के स्थान पर आप इस फार्मूले को लिख देंगे। तो पाई बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू W2 अपान M2 मल्टीप्लाई 1000 इंटू बी, ये ml में होना चाहिए, ध्यान है विलयन का आयतन, गुणे R इंटू टी। अब आपको M2 अगर चाहिए, M2 चाहिए तो आप लिखेंगे W2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टी अपान पाई इंटू बी, विलयन का आयतन ml में, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अणुभार निकालने का फार्मूला आ गया। ये आपसे पूछा गया था अणुभार तथा प्रासरण दाब में संबंध, तो ये आपका अणुभार तथा प्रासरण दाब में संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, आपको समझाना बताना कि ये क्या होते हैं और इनके दो कारक का वर्णन करना है। तो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेग और एवरेज वेग। देखिएगा, जब अभिकारक की सांद्रता में, जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन एक निश्चित समय के लिए लिया जाए, मान लीजिए एक अभिक्रिया हो रही थी, ए से उत्पाद बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, है ना। तो ये की टूटने की दर या बी के बनने की दर यदि हम कुछ निश्चित समय अंतराल में निकालें, या ए की सांद्रता में कुछ समय बाद कितना परिवर्तन होता है, जैसे हमने कहा मान लीजिए पहले की सांद्रता ए नॉट थी और टी समय बाद कितनी हो गई, ये हो गई। तो ए की सांद्रता में परिवर्तन कितने समय बाद हुआ, अगर हम ये देखें, अगर हम कहीं से ये से कह दें, ये पहला समय कह दें T1, बाद में कह दें T2, इसको कह दें A1, इसे कह दें A2, तो ये परिवर्तन निकालें, यानी कि A1 माइनस A2 करें और T2 माइनस T1 करें, तो आपको जो मिल के आएगा, क्या मिलेगा, डेल्टा E अपन डेल्टा टी, यानी ये की सांद्रता में कितना परिवर्तन एक निश्चित समय अंतराल में हुआ, वही जो है एक औसत वेग कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिखेंगे, देखिए मान लीजिए ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा था पी, है ना, तो ये की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम वेग दर लिखेंगे, रेट लिखेंगे, अभिक्रिया का दर लिखेंगे या वेग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की सांद्रता, यानी कि ए में परिवर्तन एक निश्चित समय में डेल्टा टी टाइम में या टी समय में कितना परिवर्तन हुआ, या हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की सांद्रता में कितना, यानी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कितनी देर में हुआ, उसका अनुपात, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय में परिवर्तन, है ना। तो ये आपका आ जाएगा औसत वेग या दर, ये आपका औसत वेग या दर है। अगला है तात्क्षणिक, प्रत्येक क्षण, यानी आपको ये जो समय परिवर्तन लेना है, समय परिवर्तन अति सूक्ष्म लेना है। समय परिवर्तन जो आप बहुत ज़्यादा ले रहे थे, बहुत निश्चित समय अंतराल में निकाल रहे थे, वो परिवर्तन बहुत सूक्ष्म लेना है, पर अत्यंत सूक्ष्म ले लें, अगर अत्यंत सूक्ष्म ले लिया जाए, बहुत छोटा, मिली माइक्रो सेकंड ले लिया जाए, है ना, यानी डेल्टा टी जो है ये बहुत ही छोटा ले लिया जाए, यानी कि डी टी हो, बिल्कुल छोटा हो, है ना, यानी कि ये जो अंतर हो बिल्कुल शून्य के बराबर हो।
है ना, इसका मान जो हो, जो डिफरेंस आता हो उसका मान जो है लगभग शून्य के बराबर आता हो, यानी तो इसे क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तात्क्षणिक वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस वेग, तात्क्षणिक वेग या दर, तात्क्षणिक वेग या दर आप लिखोगे डी ये अपान डी टी, है ना। डी हम तात्क्षणिक परिवर्तन, एक बहुत कम परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन के लिए डिनोट करते हैं, और डेल्टा हम बड़ा परिवर्तन के लिए डिनोट करते हैं या लेते हैं। बात समझ में आई। ये आपका हो गया तात्क्षणिक और जो है औसत वेग। अब प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए, हमने यहाँ पे 4 लिख रखे हैं, लेकिन आप को 2 ही लिखना है। अभिकारक की सांद्रता आप जानते हो, अभिकारक की सांद्रता अगर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है सामान्यतः, लेकिन ये कुछ बातें अभिक्रिया के कोड पर भी निर्भर करती है। लेकिन आप सामान्यतः क्या बताओगे, सामान्यतः अभिक्रिया की अगर सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर जो होगी वो बढ़ेगी, चूँकि अभिक्रिया की दर इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो अभिकारक की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, और उसमें प्रभावी संघट्य करने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उत्पाद बढ़ जाता है और अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो संघट्य की जो मात्रा होगी, यानी अणुओं के संघट्य करने की जो मात्रा होगी, अणुओं के टकराने की जो मात्रा होगी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। एक डाटा दिया गया है, प्रयोग द्वारा देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया की दर है 2 या 3 गुनी बढ़ जाती है। उत्प्रेरक क्या करते हैं, अच्छा देखिए, अगर ये धनात्मक उत्प्रेरक हैं तब तो ये क्या करेंगे, सक्रिय ऊर्जा होगी इसको घटाएंगे, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। तो सामान्यतः आप धनात्मक उत्प्रेरक को ही कंसिडर करोगे। तो हमने ये ले लिया, आपको 2 ही लिखना है। अगला है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जहाँ पर अभिक्रिया कर रहे हैं उसको सतह है, अगर वो सतह ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा अभिक्रिया हो पाएगी, वहाँ पे ज़्यादा अणु जो है अभिक्रिया कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, उत्पाद भी ज़्यादा बनेगा और अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो अभिक्रिया होती है, जिसे आपने देखा होगा कि जो एल्कीन है या एल्काइन है उसमें हाइड्रोजन का जब योजन कराना होता है ना, तो वहाँ पे निकिल लिखा था चूर्ण। चूर्ण क्यों लेते हैं, क्योंकि निकिल जब चूर्ण के रूप में लिया जाएगा तो ज़्यादा पाउडर के फॉर्म में होगा, ज़्यादा सरफेस दिया जाएगा और जिससे अभिक्रिया ज़्यादा तेज होगी। बात समझ में आई। अगला है दाब। दाब बढ़ाने से क्या होगा, दाब बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, क्योंकि दाब बढ़ाने से आप जानते हो उनके आंतरिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू T होता है। P जितना बढ़ेगा टेम्परेचर उनका उतना ही बढ़ेगा। दूसरा, P जितना बढ़ेगा उनका आयतन उतना ही कम होगा और सांद्रता भी बढ़ेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर दिया गया, कॉपर 29 का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है ना। तो आप देखिए क्रोमियम 24 होता है, तो यहाँ पे हम लास्ट लिख रहे हैं, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए पूरा लिख देते हैं। पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6, देख लीजिए कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10 10 और 18। ये आपका आप लिखोगे 4s2 और 3d4। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन वाला आप जानते हो, इसमें क्या करना है, देखिए काउंट करिए, 2 2 4 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 और 4 24 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। लेकिन यहाँ ये जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है कि ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, जैसे हमने भरा अभी, और डी में आपके 4 हैं। तो चूँकि डी जो होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, यानी आधा भरा हो जाएगा। और चूँकि हाफ फिल्ड जो होता है वो फुल फील्ड के जैसा ही लगभग स्थायी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, और 3d में आपके 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ 3d में आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये 3d5
और 4s1 हो जाएगा। तो आप वहाँ पे 4s2 3d4 ना लिख करके क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है 4s1 3d5। बस इसलिए पूछा गया था, बाकी और कोई बात नहीं थी। अगला है कॉपर, सेम इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, कॉपर 29। आप पूरा ये ही लिखोगे सेम। लास्ट में आपका जब आएगा तो ये 4s2 3d9 आता है। यहाँ भी देखिए डी में 10 आते हैं, क्योंकि यहाँ 9 है, एक और आ जाए तो 10 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ एस का एक इलेक्ट्रॉन जो है डी में चला जाता है। तो ये आपका 4s2 3d9 ना हो करके आपका क्या हो जाएगा, 4s1 3d10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4s1 3d10, और बाकी सेम में ही रहेगा, है ना। अगला है चुंबकीय लक्षण। देखिए हमने 2 लक्षण यहाँ पे लिए हैं, दोनों लक्षण सामान्यतः आयुमित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। क्या होता है, पहला हमने लिया चुंबकीय लक्षण। देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व हैं अधिकतर क्या होते हैं, इनके n-1 यानी कि डी जो लास्ट वाला जो सेल होता है उसमें से अंदर वाला एक डी सेल जो होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सबसे अंतिम सेल हो जैसे 4s है, तो 4s में नहीं 3d में क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होता है कि वो जो है चुंबकीय प्रकृति को दर्शाते हैं, वो अनचुंबकीय होते हैं, है ना, अधिकांशतः अनचुंबकीय होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो प्रतिचुंबकीय होंगे, है ना। जो अनचुंबकीय होते हैं उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं उन्हें हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। अगला रंगीन आयन, इसका भी कॉन्सेप्ट है, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। n-1d का मतलब हमने बताया आपको, लास्ट सेल 4s है, तो n-d क्या होगा, ये 3d हो जाएगा, क्योंकि 4 से 1 निकालोगे तो 3 हो जाएगा और आपका 3d हो जाएगा, यानी कि अंतिम से एक अंदर वाली। तो जिनके पास n-1d कोष पूरा दही भरा नहीं होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वह जो होंगे रंगीन आयन बनाएंगे, है ना। जैसे अब देखिए कॉपर +2 है, इसमें D9 है ना, तो ये इसका रंग जो होता है नीला कलर का होता है। बात समझ में आई। अगला हमने लिया है उपसा संयोजन यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझाइए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये क्या है। पहली बात तो इस सिद्धांत को बैथ ने दिया था, बैथ है वैज्ञानिक है, बैथ ने दिया था, और इसका प्रयोग ये अलग अलग 3 वैज्ञानिक है, स्लेप, पेनी तथा बिलेक, ये 3 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसका प्रयोग किया जो है जो आयनिक यौगिक हैं, सॉरी जो संक्रमण यौगिक हैं उनके धातु हैं उनकी चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करने के लिए। ये सिद्धांत किस पर आधारित है, ये सिद्धांत धातु लिगेंड के मध्य उपस्थित जो विद्युत बल होता है उसकी अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। धातु और लिगेंड के मध्य उपस्थित विद्युत अन्योन्य क्रिया पर आधारित होता है, इस बात को ध्यान देना है। अब इसकी देखिए क्या है, इसके अनुसार जब लिगेंड केंद्रीय धातु या आयन के साथ, केंद्रीय परमाणु हो या आयन के साथ में संपर्क में आते हैं, तो जो केंद्रीय धातु के परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो कुछ कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो असमान कक्षक में विपरीत हो जाते हैं। क्या कहने का मतलब क्या है, लिगेंड जो है जब भी केंद्रीय धातु या आयन के पास पहुंचते हैं तो केंद्रीय धातु के समान ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं, कौन से कक्षक, डी कक्षक, समान ऊर्जा वाले जिन्हें हम समभ्रंश या डिजनरेटक कक्षक कहते हैं, ये टूट जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और 2 अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक दे देते हैं। इन ऊर्जाओं कक्षक क्या, उनका नाम क्या होंगे, उनका नाम होता है T2G, ये सही करिएगा, T2G और EG, 2 होते हैं। आप जानते हो डी कक्षक कौन कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और आपका DZ², ये 5 कक्षक होते हैं, है ना। तो ये कक्षकों जो होते हैं अलग अलग में विपरीत हो जाते हैं, ये बनाता है आपका T2G और ये बनाता है EG, है ना। अगला है, हमने उसमें पूछा गया है कि क्रिस्टल फेज जो सिद्धांत है उसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है।
तो पहली बात, ये सिद्धांत जो है पारस्परिक अन्योन्य क्रिया पर उनके विद्युत प्रभाव पर आधारित है। विद्युत प्रभाव के नहीं, उनके आकर्षण बल जो लगते हैं, विद्युत आकर्षण बल लगता है, उस पर आधारित है, जो वास्तविक नहीं माना जा सकता है। दूसरा है, यह केवल डी कक्षकों के विघटन की बात करता है, बाकी एस और पी पर कोई विचार प्रस्तुत नहीं करता है। और भी तो ऑर्बिटल्स होते हैं, बाहर एस पी होता है। यह सिद्धांत लिगेंड के निश्चित विपाटन की व्याख्या करने में असमर्थ है, यानी कि ये लिगेंड के आधार पर सबका विपाटन बता नहीं पाता, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है ना। अगला क्वेश्चन है, यह सिद्धांत जो है आबंधों को, संकुल जो आयन होते हैं उनमें किस प्रकार के बंध का निर्माण होता है उसको समझा नहीं पाता है। दूसरा, ये लिगेंड को महत्व नहीं देता है। तो ये आपका लिमिटेशन हो गया, सीमाएं हो गई। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि CFT क्या है, व्याख्या करिए और इसकी सीमाओं को लिखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। कोलबेव क्रिया, कोलबेव क्रिया में क्या है, कोलबेव क्रिया में क्या होता है, पहले तो सोडियम फिनॉल को जब सोडियम से अपक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। तो यहाँ अपक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड से लिए गए हैं। सोडियम फिनॉक्साइड से, है ना, OH COOH, यानी कि ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और इसे दोबारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कराते हैं, जिसके द्वारा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है ना। तो सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दुर्बलम से कराते हैं तो इसका मुख्य उत्पाद जो होता है वो सैलिसिलिक अम्ल यानी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसे हम कोलबे अपक्रिया कहते हैं, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, हमने दूसरा लिया भी है, देखिए चार्ट में। पहले आप फिनॉल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, फिर क्या बनेगा आपका, सोडियम फिनेट बनेगा, या हम इसे कह सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी पहले अपक्रिया हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे ONA और COO माइनस बनेगा। इसके बाद में जब हम H+ से अपक्रिया कराएंगे तो आपका Na और यहाँ Na के स्थान पर और यहाँ माइनस के स्थान पर हाइड्रोजन लग जाएगा, जिससे आपका जो है सैलिसिलिक अम्ल या 2 हाइड्रोक्सी या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अगला है रीमर टीमर RTR अपक्रिया। रीमर टीमर अपक्रिया क्या है, इस आर्ट फॉर्म में RTR भी कहते हैं। इसे जो है ये भी जो इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड सैलिसिलिक अम्ल बना था, वैसे ये सैलिसिल्डिहाइड है, सैलिसल्डिहाइड है ना। सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, इसमें फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH से कराते हैं। क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया कराई जाती है, जिससे क्या होता है, आपको बेंजल्डिहाइड व्युत्पन्न प्राप्त होता है, यानी कि जो है सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, या कह सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसमें वैसे तो लिखा हुआ है, आप देखें तो ये ONA सोडियम से अपक्रिया करने के बाद में बनेगा, NaOH से अपक्रिया करने के बाद में, इसके बाद में CH जब अपक्रिया करता है तो आपका CH Cl2 बनता है। इसके बाद में इस पर जलयोजन होता है। जब जलयोजन होगा तो आपका
जितने Cl लगे हैं, 2 Cl लगे हैं, इसके स्थान पर 2 H लग जाएंगे, 2 H लग जाएगा। अब जानते हो एक कार्बन पर 2 H नहीं रुकता है, तो H2 निकल जाएगा, जिससे क्या बचेगा आपका, देखिएगा इसे 2 H लगे हुए हैं, और जब H2 निकल जाएगा, जब H2 निकल जाएगा, H2O जब निकल जाएगा तो आपका CHO बचेगा, है ना। तो यही क्या कहलाता है, बेंजिल्डिहाइड कहलाता है, सॉरी सैलिसिल्डिहाइड कहलाता है। और इसे हम आर्थोहाइड्रोक्सी या आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड कह सकते हैं। इसकी अब क्रिया फिर से जल्द से कराएंगे, जिससे क्या हो, ये जो Na है वो हट करके H लग जाए, है ना। ये CHO, ये RTR है। तो सिंपल स्टेप में, एक स्टेप में इसको आप लिख सकते हो, है ना। ये क्रियाविधि थी, आप एक स्टेप में चाहो तो लिख सकते हो। आपको फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से करानी है, CHCl3 से, बस जलीय NaOH आपको लेना है, कुछ जलीय NaOH लेना है, और क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा सैलिसिल्डिहाइड या आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फिनॉल का ऑक्सीकरण। फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। ये बहुत यूनिक सी रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं है, बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। साथ में फिनॉल की अपक्रिया अगर O2 से कराई जाए, वायु से कराई जाए, तो भी ये उत्पाद प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। फिनॉल की अपक्रिया ऑक्सीकरण कराया जाए ऑक्सीकारक से, क्रोमिक अम्ल से, है ना, क्रोमिक अम्ल से अगर ऑक्सीकरण कराया जाए तो क्या होगा, बेंजोक्विनोन प्राप्त होगा। या ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाए, O2 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाए, तो भी यही आपका उत्पाद प्राप्त होता है। अगला है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड को एल्कोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड है। जब गर्म किया जाएगा तो ये NaX निकल जाएगा, और आपका R बॉन्ड O बॉन्ड R' ये यहाँ से मिला, और आपका R ग्रुप जो है वो एल्किल हैलाइड से मिलेगा, साथ में आपका NaX साइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये आपका विलियमसन संश्लेषण है, ईथर बनाने की विधि है ना। अगला है मेथेनॉल। मेथेनॉल का यानी कि CH3OH का औद्योगिक निर्माण। तो इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हाइड्रोजनीकरण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हाइड्रोजन का योजन होता है तो उससे क्या होता है, मेथेनॉल प्राप्त होता है। लेकिन यह क्रिया उच्च ताप और दाब पर संपन्न होती है, और अभिकारक यहाँ पर ZNO या Cr2O3 लेते हैं, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब H2 की उपस्थिति में होता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं, हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब लेते हैं, जिंक ऑक्साइड या Cr2O3 उत्प्रेरक, तो क्या होता है, CH3OH प्राप्त होता है, मेथेनॉल प्राप्त होता है ना। इसका उपयोग विभिन्न विलायकों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरण जलयोजन की रासायनिक क्रियाविधि बतानी है। एल्कीन, देखिए जो एल्कीन होता है, C+O, अम्लीय जल उत्प्रेरण यानी कि जल का आयोजन कराना, लेकिन अम्लीय माध्यम में, तो इससे जो बनता है अल्कोहल बनता है। पहली बात तो इसका उत्पाद लिख लीजिए आप, ये एक पर H लगेगा, दूसरे पर OH लगेगा। अब मैकेनिज्म क्या है इसकी, तो ये 3 चरणों में संपन्न होता है। पहली बात, जो एल्कीन का प्रोटोनीकरण होता है, एल्कीन का प्रोटोनीकरण
प्रोटॉन का योजन होता है, एल्कीन का प्रोटोनीकरण पहले स्टेप में होगा। यहाँ क्या होगा, H प्लस आके अटैक करेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन रागी है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहाँ पर जाकर के आक्रमण करेगा। तो जब आक्रमण करेगा प्रोटॉन, तो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, और वही कार्बोकैटायन बनता है जो ज़्यादा अस्थायी होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना। वही कार्बोकैटायन बनता है जो ज़्यादा अस्थायी होता है। H प्लस लग जाएगा और ये कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। यहाँ क्या बन गया, कार्बोधनायन। कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, जो मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा अस्थायी होगा। कैसे देखो स्टेबिलिटी, अल्फा हाइड्रोजन, जिस कार्बोकैटायन के बगल में ज़्यादा अल्फा एच होंगे वही ज़्यादा अस्थायी होगा। तो पहला स्टेप हो गया ये जो है प्रोटोनीकरण। अगले स्टेप में क्या होगा, नाभिक रागी का आक्रमण। नाभिक रागी का आक्रमण नाभिक यहाँ पे नाभिक रागी कौन है, जल। नाभिक रागी यानी कि H2, इसी पास तो लोन पेयर है, का आक्रमण किस पर आक्रमण होगा, कार्बोकैटायन पर। ये कार्बोकैटायन है H, आपके बाकी दो बॉन्ड वैकेंट है। यहाँ पे H2 कार्बोकैटायन का आक्रमण होगा, सॉरी कार्बोकैटायन पर नाभिक रागी का आक्रमण होगा। क्या बनेगा, आपका एक H लगा ही है, ये C दो बॉन्ड, और यहाँ पे ये O H और H। क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ऐसे, इसको कोऑर्डिनेट करेगा, तो इधर पहले से प्लस चार्ज था, जब कोऑर्डिनेट करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, इसके कारण इधर माइनस चार्ज आएगा, इधर प्लस चार्ज, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज रह जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे प्लस चार्ज था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये क्या कर देगा, इस कार्बन को कोऑर्डिनेट करेगा, उपसंयोजी बंध देगा। फिर क्या होगा, ये जो उपसंयोजी बंध है जब टूटेगा, इस उपसंयोजी बंध को जो हम ब्रेक करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और हेड की तरफ नेगेटिव, टेल की तरफ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं C बॉन्ड O बॉन्ड H और पॉजिटिव, बाकी आपकी दो संयुक्ताएं है ही है। अब यह क्या होगा, अपने आप को स्थायित्व करने के लिए जो है H प्लस अगले स्टेप में क्या करेगा, H प्लस निकाल देगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, बी प्रोटोनीकरण। यहाँ से क्या होगा, जो ये बना था उत्पाद, इसमें से H प्लस निकल जाएगा, ये CH बॉन्ड C O बॉन्ड H यहाँ पे प्लस चार्ज था, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, है ना। H पर प्लस चार्ज आएगा और इधर माइनस चार्ज आएगा, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और H प्लस निकल जाएगा, यानी कि CH बॉन्ड C बॉन्ड आपका OH बचेगा और एक H तो निकल गया। तो इस प्रकार से एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, है ना। अगला प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल पहचानने के लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। वैसे तो बहुत सारे रिएजेंट हैं लेकिन हम क्या करेंगे, एक अभिक्रिया लेंगे, एक रासायनिक समीकरण लिखेंगे, इसके द्वारा उत्पाद की सहायता से आप पहचान पाओगे। जिससे क्या है, जो एल्कोहल होता है उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो होता है वो कॉपर से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं।
जैसे हमने पहले लिया 1 डिग्री एल्कोहल, ये जो होता है 1 डिग्री एल्कोहल जो है, 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है ये कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब क्रिया करता है तो एल्डिहाइड बनाता है ना। हमने क्या कहा कि हम कॉपर के साथ अलग अलग प्रकार के एल्कोहल लेंगे, उनसे जो उत्पाद प्राप्त होगा उससे हम देखेंगे कि जो है कौन से प्रकार का एल्कोहल था। तो 1 डिग्री जो है एल्डिहाइड देगा, लेकिन आप जब 2 डिग्री एल्कोहल लोगे, 2 डिग्री का मतलब मान लीजिए आपने ले लिया CH3OH, तो इससे कीटोन बनेगा। तो 2 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वह जब कॉपर से 300 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करते हैं तो कीटोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। तो ये आपका 2 डिग्री का हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। 3 डिग्री एल्कोहल क्या करता है? 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो एल्कीन देता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है ना। यही जो है कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये एल्कोहल जो है एल्कीन बना लेगा। क्या बना लेगा? एल्कीन, है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अलग अलग प्रकार के उत्पाद देते हैं। साथ में यहाँ पे जल प्राप्त होगा, बाकी में आपका हाइड्रोजन निकलता था। तो इस प्रकार से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला है क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह। क्लोरीन कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेने वाला है। फिर भी क्या होता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जब होती है तो जो इलेक्ट्रॉन रागी आते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उनको आर्थो पैरा पर भेजता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, इससे एक सबसे पहले देखिए, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन अपने समूह यानी कि अपने बगल वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है ना। तो जब बगल वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? वो आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी ये अपने बगल वाले कार्बन पर यानी कि इस दोनों स्थानों पर आर्थो पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कम कर देगा। लेकिन 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 क्या है? लेकिन इस क्लोरीन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे अनुनाद भी करता है, जिससे अनुनाद करता है। और अनुनाद करोगे तो अनुनाद के द्वारा ये आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो आप बताओ खुद ही कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पर बढ़ भी रही है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो अनुनाद होता है, जो रेजोनेंस होता है, अनुनाद जो होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है प्रेरक प्रभाव के, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के। इसलिए रेजोनेंस का प्रभाव ज़्यादा लगता है तो आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ती है ना। आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ती है, जबकि जो प्रेरण प्रभाव है यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है, यानी कि चूँकि क्लोरीन कैसा है? नेगेटिव चार्ज वाला है, विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, तो ये अपेक्षाकृत कम होता है, उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता जितना इलेक्ट्रॉन ये अनुनाद के द्वारा भेज देता है। इसलिए आर्थो पैरा पर इफेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ना कि घटती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आर्थो पैरा पर रेजोनेंस द्वारा क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन रागी जो होते हैं वो आर्थो पैरा पर ही जाते हैं, अर्थात क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन रागी को आर्थो और पैरा निर्देशित करता है। बात समझ में आई? तो देखिएगा, हम लिखा है प्रेरण प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तथा अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन को निर्गमित मतलब देता है। प्रेरण प्रभाव के कारण क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया से बनने वाला मध्यवर्ती जो कार्बोकैटायन होता है उसको अस्थायित्व देता है। देखिए, जब प्रेरण प्रभाव लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन कुछ खींच लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो यहाँ भी क्या आएगा?
प्लस चार्ज आएगा, यहाँ से भी खींचेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा, यानी कि यहाँ जब कार्बोकैटायन बनता है तो क्या करता है, वो जो है अस्थायी बना देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए, और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज कारण क्या है, ये अस्थायित्व प्रदान कर देता है इसको, है ना। जबकि अनुनाद के द्वारा क्या होता है, कार्बोकैटायन को अस्थायित्व देता है, वहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे बढ़ती है, जहाँ प्लस चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जाएगी तो क्या होगा, वो यौगिक ज़्यादा अस्थायी होगा। इस कारण से क्या होता है कि जो आर्थो पैरा स्थान होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने एक टर्म लिखा है कि जो यह प्रभाव होता है आर्थो पैरा पर ज़्यादा अधिक प्रभाव लगता है, हमने लिखा है अनुनाद प्रभाव जो होता है वो प्रेरण प्रभाव से अधिक प्रभावी होता है। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो आर्थो और पैरा पर जाएगा या आर्थो पैरा पर निर्देशित होगा, है ना। किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। बात समझ में आई। अगला है 6 का ऊर्ज फिटिज क्रिया क्या होती है। तो एक एल्किल हैलाइड ले लो, एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। इसकी क्रिया जब सोडियम के साथ हो, किसके साथ में हो, सोडियम के साथ में हो, प्रेजेंस हो ड्राई ईथर का, तो क्या होगा, ये सोडियम और एल्किल हैलाइड का हैलाइड पार्ट निकल जाएगा, आपका एरिल और एल्किल समूह आपस में जुड़ जाएगा, एरिल और एल्किल समूह। तो आपका क्या बनेगा, ये एल्किल बेंजीन बनेगा। बेंजीन पार्ट आपने एरिल जो लिया, बेंजीन लिया है, तो एल्किल बेंजीन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिया क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड, उपस्थिति किसकी है, सोडियम की, दो सोडियम के मॉलिक्यूल भी लिख लीजिए, ये Cl दोनों और दोनों Na ये निकल जाएंगे, 2NaCl बन जाएगा। और ये बेंजीन का जो रिंग है ये CH3 के साथ ऐड कर जाएगा, इन क्या बन जाएगा, ये टॉल्यून बन जाएगा या मेथिल बेंजीन बन जाएगा। साथ में बाई प्रोडक्ट NaCl, 2 NaCl प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपका ऊर्ज फिटिज है। फिटिज में क्या होता है, केवल एरिल हैलाइड होता है, जबकि ऊर्ज में केवल एल्किल हैलाइड होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। अगला सैंड में, सैंड में क्या होता है, ताज़ा डाइजोनियम लवण जो होता है उसके घोल को क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की से जब मिलाते हैं तो उसका जो डाइजोनियम समूह होता है वो Cl अथवा Br द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ताज़ा डाइजोनियम सॉल्ट, ताज़ा डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है, आप क्या करें, 1 डिग्री अमीन लें, 1 डिग्री अमीन को Na NO2 और HCl की मिश्रण से क्रिया कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा तुरंत नेसेंट डाइजोनियम साल्ट N2Cl, है ना। अब ये डाइजोनियम साल्ट सैंड में प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होगी। सैंड में प्रक्रिया में क्या होगा, ताज़ा बना हुआ जो डाइजोनियम साल्ट है इसको आपको Cu2Cl2 या C2Br2 से अब क्रिया करानी है, तो ये जो N2Cl है ये हट जाएगा और आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। तो ये आपका है सैंड मैर क्रिया। अगला है हैलोरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अनुनाद प्रभाव को समझाइए। ये सेम क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया था, तो यहाँ इसलिए मैंने ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, आप यहाँ देख लीजिए। ये क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन के पास में क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते तो 3 है, लेकिन एक ही लोन पेयर जो है वो अनुनाद में जाएगा। देखिएगा क्या होगा, मैं नीचे बनाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ये आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक ही मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये जब ब्रेक करेगा तो ये ऐसे तोड़ा जाता है कि नेगेटिव चार्ज जो हो, यानी कि जो लोन पेयर उसके बगल वाले कार्बन पर जो है प्लस चार्ज आए। तो आपको बॉन्ड हेड से रोटेट कराना है, हेड रखना है विपरीत साइड में जिधर, जिससे क्या हो कि लोन पेयर के बगल में यहाँ पे प्लस चार्ज आ सके, यहाँ पर, है ना। और नादी संरचनाओं को ये इस प्रकार के एरो से दर्शाते हैं। तो अब देखिए
ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर चूँकि प्लस चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज मिल करके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो आपका ये जो Cl था यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज और बाकी दो बैंड बॉन्ड जो है आपके वहीं हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर बॉन्ड ब्रेक कराना है आपको, पाई बॉन्ड, तो इधर नेगेटिव यहाँ लाना है आपको, यहाँ पॉजिटिव लाना है। इस प्रकार हमने बॉन्ड रोटेट कराया, हेड इधर रहे, विपरीत साइड में रहे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये आपका बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका Cl पॉजिटिव बॉन्ड है ही है, ये आपका बॉन्ड इंटेक्ट है। अगले स्टेप में क्या होगा, देखिएगा, इस बार ये बॉन्ड रोटेट कराएंगे हम, है ना। माइनस वाले के बगल में प्लस चार्ज जाना चाहिए, इस प्रकार से बॉन्ड रोटेट कराते हैं। तो क्या होगा, ये आपका Cl के पास प्लस चार्ज है ही है, ये Cl के पास प्लस चार्ज प्लस आपका ये बॉन्ड और एक बॉन्ड ये बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या आया था, प्लस आया था, ये माइनस था ही, तो बॉन्ड बन गया ये, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इस बार क्या होगा, अब फिर क्लोरीन वाला बॉन्ड रोटेट कराओगे आप ऐसे, तो यहाँ फिर से माइनस और इस वाले कार्बन पर प्लस, तो ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये Cl बन जाएगा आपका, ये बॉन्ड था ही और ये बॉन्ड बन जाएगा आपका। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए कहाँ कहाँ पर है। एक तो आपका ये स्थान है ना, दूसरा आपका ये स्थान है और तीसरा ये स्थान है। तो इसे क्या कहते हैं, ये भी आर्थो है, ये क्या है, ये पैरा है, ये क्या है, आर्थो है। तो चूंकि क्लोरीन के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जा रही है, क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो कहाँ जा रहा है, आर्थो पैरा पर जा रहा है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन राज्य आएगा वो आर्थो और पैरा पर ही जाएगा, लगेगा। तो क्या लिखोगे, चूंकि Cl का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर्थो और पैरा पर अनुनाद द्वारा पहुंचता है, अनुनाद द्वारा पहुंचता है, अतः E प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पर, आर्थो या पैरा पर ही लगेगा। बात समझ में आई, ये आपका हो गया आंसर। अगला हेलो एल्केन के दो धातु से क्रिया। तो पहले हमने लिया हेलो एल्केन जो है धातु से क्रिया, एल्किल हैलाइड जब सोडियम से ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनता है, एल्केन बनता है ना। इसको कैसे लिखते हैं, ये उर्जब क्रिया है आपकी, अभी आपने उर्ज फिटिस देखी थी, ये कुछ ऐसे ही होता है। दो एल्किल हैलाइड के अणु आपको लिखना है और ये निकल जाएगा आपका Na के साथ में, सोडियम के साथ में, है ना, और ये दोनों एल्किल समूह आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों एल्किल समूह जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, ये निकल जाएगा हैलाइड समूह और ये सोडियम के साथ में जुड़ जाएगा और आपका बनेगा ये एल्केन, साथ में बाई प्रोडक्ट NaX एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl सोडियम ड्राई ईथर, क्या बनेगा आपका CH3 CH2
इसी को आपको 2 बार जोड़ करके लिख देना। आप देख रहे हैं 2 एल्किल समूह बार बार जोड़ के लिख दिए जाते हैं और साथ में NaCl। हाँ, समझ में आई? मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड अपक्रमक बनाने की विधि है ये। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अपक्रमक या ग्रिग्नार्ड रिजेंट भी कहते हैं। देखिए R अपन ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड। मैग्नीशियम से अगर आपने कराई ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या होगा? CH3 MgCl मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अगला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। एल्डिहाइड कीटोन का एल्डोल व क्रॉस एल्डोल। एल्डोल व क्रॉस क्या होता है? ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा H होता है, उत्तन क्षार की उपस्थिति में क्रॉस एल्डोल में 4 विभिन्न प्रकार के एल्डोल उत्पाद देते हैं। जबकि एल्डोल संघनन जब कराओगे तो क्या होगा? 4 प्रकार के क्रॉस एल्डोल संघनन उत्पाद प्राप्त होंगे, है ना। देखिए कैसे हम आपके लिए 2 प्रकार के एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक 2 कार्बन वाला, एक 3 कार्बन वाला, है ना। तो इसमें जब आप अभिक्रिया कराएं एल्डोल का, जैसे हम रोल नंबर इसको 1 दे दें, इसको रोल नंबर 2 दे दें, रोल नंबर दिया, इसकी अभिक्रिया कैसे करानी है? तन अन्य अवयव से। तो पहले आप कराएं 1+1 का, इसके बाद कराएं आप 2+2 का, इसके बाद आप जो कराएंगे वो 1 के साथ 2, और दूसरा जो कराएंगे, अगला जो कराएंगे 2 के साथ 1 का। इस प्रकार से हमारा जो है 4 प्रकार का उत्पाद बनेगा। कैसे देख लेते हैं एक बार इसको हम। देखिए देखिए हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जब एल्डोल कंडेंसेशन कराएं, एल्डोल करवाएं, तो आप क्या करें? एक का कार्बोनिल समूह ओपन करके लिखें और दूसरे का हम 1+1 में ले रहे हैं, 2 अणु लिखने होते हैं, दूसरे का अल्फा H ओपन करके लिखें, है ना। तो क्या होगा? इस H को आपको ऑक्सीजन के पास भेज देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पर यहाँ माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, तो प्लस वाले को माइनस के पास, माइनस वाले को प्लस के पास भेज देना है। तो आप खुद ही बताओ। इसको हम पहले लिखते हैं CH2C बॉन्ड OH और ये आपका CH, फिर अगला CH2, ये आपका CH2, है ना, और फिर CHO। ये हो गया एल्डोल, है ना। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? तो CHO का अल्फा स्थान होता है, ये अल्फा स्थान है, वहीं से H और ये बीटा स्थान से OH निकाल देते हैं, तो आपका ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या बनेगा? ये CH3 C H डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, है ना। ऐसा ही आप दूसरा जो आपका है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, आपका CH3 CH अल्फा H हमने ओपन करके लिखा, CHO। आपको क्या करना है? इस H को ऑक्सीजन के साथ में, इस वाले कार्बन को इसके साथ जोड़ के लिखना है ना। इसमें देखिए पहला उत्पाद हमारा ये प्राप्त हुआ है। तो क्या होगा? अब इसको पहले लिखिए CH3 CH2 COH, है ना, ये वाला, और साथ में अब इसका ये वाला CH लिखेंगे, CH और इसी वाले CH से CH3 लगा हुआ है, देखिए, है ना, CH CH3 CHO, ये एल्डोल हो गया। अब कंडेंसेशन करने के लिए क्या करें? CHO के जो बगल वाला स्थान है अल्फा स्थान, उसी से एक H और इस OH को
निकाल दीजिए, आपका बन जाएगा CH3। ये NaOH से एल्डोल हो गया, गर्म करोगे तो कंडेंसेशन, यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CHO और आपका ये CH3 है ना। अगला देखिए, ऐसे एक बार, इस बार हमने CH3CO यानी कि एथेनल का कार्बोनिल समूह ओपन करके लिखा है, और दूसरा प्रोपेनल का आपको अल्फा H, दूसरा हमने जो एल्डिहाइड लिया था उसका अल्फा H ओपन करके लिखा है ना। तो सेम वही काम करना है बार बार, ये हम इसे समझ सकते हैं आप, इस H को यहाँ और इस C को S के साथ जोड़ के लिखना है। तो पहले एल्डोल हो जाएगा, NaH की उपस्थिति में क्या बनेगा, CH3, देखिए CH3COH, आपका ये वाला CH, इसके नीचे CH3 और ये CHO है ना। अब जब आप ऐसे कंडेंसेशन कराओगे, गर्म करोगे, तो ये OH और ये H निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड C CHO CH3 है ना। तो आपका ये एल्डोल संघनन हो गया। तीसरा भी इसी प्रकार से कर सकते हो आप, CH3, इस बार हमने प्रोपेनल जो है उसका कार्बोनिल समूह ओपन करके लिखा है, और एथेनल का अल्फा H ओपन करके लिखेंगे। ये H आपको यहाँ भेज देना है, और ये कार्बन यहाँ जोड़ के लिख देना है। क्या बनेगा, पहले CH3 CH2 OH, फिर ये CH2 CHO है ना, ये आपका एल्डोल हो गया। और कंडेंसेशन जब कराएंगे, गर्म करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, देखिएगा इसको फिर से लिखता हूँ मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये एक उत्पाद है आपका, एक उत्पाद ये है, 2 हो गए, ये आपका तीसरा हो गया, और ये चौथा, 4 उत्पाद बने हैं आपके, है ना। ये आपके 4 उत्पाद बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला कैनिजारोप क्रिया क्या होता है, जो एल्डोल नहीं देते वो कैनिजारो देते हैं, जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वो एल्डिहाइड कीटोन, जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वो कैनिजारोप क्रिया देते हैं। इसमें क्या होता है, स्व ऑक्सीकरण होता है, एक ऑक्सीकृत होता है, दूसरा अपचयित होता है। इसमें देखिएगा समलय HCHO, इसके पास कोई अल्फा H नहीं है, तो क्या होगा, ये तनु NaOH या KOH की उपस्थिति में ऑक्सीकृत भी होगा और अपचयित भी होगा। तो जब अपचयित होगा तो एल्कोहल बनाएगा, और ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनेगा, अम्ल बनाएगा, यानी कि एक ही कार्बन का अम्ल क्या कहलाएगा, HCOOH। चूँकि Na है यहाँ पे, तो H, ये जो अम्ल है H नहीं बचेगा, क्या बन जाएगा, CH3 HCOONA। यानी आप लिख सकते हो कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके पास अल्फा H नहीं है ना, अल्फा कार्बन ही, तो अल्फा H की बात की हम। NaOH की उपस्थिति में क्या देगा, एक तो मेथेनॉल देगा, और दूसरा मेथेनोएट, सोडियम मेथेनोएट देगा, सोडियम मेथेनोएट है ना। ये आपका जो है अगला क्वेश्चन आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 विधियां है ना। तो पहले तो ऑक्सीकरण द्वारा, एल्डिहाइड या अल्कोहल का ऑक्सीकरण है ना,
देखिए हम पहले अल्कोहल का ऑक्सीकरण लेते हैं, CH2OH, ऑक्सीकारक K2Cr2O7, K2Cr2O7 ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा, ये आपका प्रबल ऑक्सीकारक है, COOH बनाएगा। दूसरा हम लिखते हैं, मान लीजिए आपने एल्डिहाइड लिया, ये अगला समीकरण हो जाएगा आपका। यहाँ भी प्रबल ऑक्सीकारक अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको, क्या बनाएगा, ये भी आपका अम्ल बना लेगा। दूसरा आप ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से लिख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक RMgX। आपको अब क्रिया करानी है कार्बन डाइऑक्साइड से पहले, इसके बाद में जल योजन करा देना है, 2 स्टेप में होगा आपका। भी ये बन जाएगा RCOOH, साथ में बनता है MgXOH। इससे कोई मतलब नहीं है, आपका साइड उत्पाद है ना। एक्चुअली में 2 स्टेप में क्रिया संपन्न होती, कंप्लीट होती है ना। पहले स्टेप में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पर R- यानी कि जो है न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है। दूसरा आप कोई भी अम्ल व्युत्पन्न ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अम्ल क्लोराइड ले लिया है ना, अम्ल क्लोराइड से क्या करें, जल योजन कराएं अम्लीय माध्यम में, तो आपका RCOOH मिल जाएगा। तो चूंकि मैकेनिज्म नहीं पूछी गई थी इसलिए हमने शार्ट में क्या लिखा है, तो आप पहला एल्कोहल से एल्डिहाइड से, है ना, और ग्रिग्नार्ड रीजन से बना सकते हैं। तीसरा एसिड डेरिवेटिव यानी कि अम्ल व्युत्पन्न से। तो ये आपके 5 क्रिया हैं। ये आपका जो है सेट कंप्लीट हुआ है। अगला सेट हम बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। आप इस सेट को बार बार रिवाइज करिए, बार बार सॉल्व करिए। और बाकी हमने 2 सेट CA CB भी जो है सॉल्व किया है, बायोलॉजी का 1 सेट भी सॉल्व किया है। वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए